देश के दो राज्यों यानी कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा और यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ। तो क्या अब केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव का लंबा इंतजार करना पड़ेगा? उन नेताओं का क्या होगा जो कि केदारनाथ में अपनी तैयारियां जिन्होंने शुरू कर दी थी? क्या अब केदारनाथ से पहले नगर निकायों में बीजेपी और कांग्रेस की जंग उत्तराखंड में देखने को मिलेगी? साथ ही इसी वीडियो में बात करेंगे कि देहरादून के एक नामी गिरामी रेस्टोरेंट के लेडीज वॉशरूम में कैमरा मिला है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और कमेंट बॉक्स में आपके रिएक्शन। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के लिए जिन जिन लोगों के पेट में चूहे कूद रहे थे वो फिलहाल उन चूहों को शांत कर दी। केदारनाथ की दिवंगत विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद से खाली हुई इस सीट पर अब विधानसभा का उपचुनाव होना है। पिछले कुछ समय से केदारनाथ उत्तराखंड की राजनीति का केंद्र भी रहा है। दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ मंदिर से लेकर के धाम का सोना, वहां की व्यवस्था, हाल ही में आई आपदा और कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा, ये सभी बातें चर्चाओं का केंद्र रही, यानी कि सेंटर में रही। और शायद से सब कुछ इसलिए भी ज्यादा हुआ क्योंकि केदारनाथ में उपचुनाव होना है और बद्रीनाथ का उपचुनाव बीजेपी हार गई थी। लेकिन फिलहाल केदारनाथ के उपचुनाव के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस की सियासी जंग प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में देखने को मिलेगी, यानी कि मेयर, नगरपालिका अध्यक्ष, नगर परिषद और वार्डों में। निर्वाचन आयोग ने देश के दो राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। ये दो राज्य हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा। जम्मू कश्मीर में तो लगभग 10 सालों के बाद 2014 के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन एक हैरानी वाली बात यह भी है कि महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान इन राज्यों के साथ नहीं किया गया, जबकि इससे पहले हरियाणा और महाराष्ट्र में लगभग एक ही समय, एक ही तारीख पर चुनाव का ऐलान होता था और एक ही साथ चुनाव हो भी जाते थे। अब कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि ये लोकसभा चुनाव में इस राज्य में बीजेपी के खराब प्रदर्शन का ही असर नजर आता है। खैर, इसके साथ ही उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा और देश की कुछ और विधानसभा और लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। लेकिन इन सीटों पर उपचुनाव कब होगा, इसके लिए भी तारीखों का ऐलान इसके साथ नहीं किया गया। अब सवाल ये उठता है कि कब तक इन सीटों पर उपचुनाव होगा। तारीखों पर अगर हम नजर डालें तो जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से पहले फेज का, यानी कि पहले चरण का मतदान शुरू हो जाएगा और 1 अक्टूबर को आखिरी फेज में वोट पड़ेंगे। हरियाणा में भी 1 अक्टूबर को ही वोटिंग होनी है और दोनों राज्यों के विधानसभा के रिजल्ट जो हैं वो 4 अक्टूबर को घोषित होंगे। यानी कि साफ है 4 अक्टूबर या फिर पूरे अक्टूबर के महीने तक तो लगता है कि उपचुनाव नहीं हो पाएगा। यानी कि विधायक बनने का सपना देखने वाले नेताओं को अब नवंबर तक का इंतजार करना पड़ सकता है। यह हो सकता है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ ही बाकी बची हुई उपचुनाव वाली सीटों पर भी एक साथ चुनाव करवा दिया जाए। अब एक सवाल तो ये भी उठता है ना कि एक तरफ तो एक देश एक चुनाव की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ इन राज्यों में अलग अलग चुनाव क्यों करवाए जा रहे हैं? जबकि अगर हम टाइम पीरियड पर नजर डालें तो समय अंतराल मुश्किल से 1 या 1.5 महीने का ही होगा। तो क्या एक साथ इन राज्यों में और इन सीटों पर उपचुनाव नहीं हो सकता था? पिछले कुछ समय से जब से केदारनाथ विधानसभा की सीट खाली हुई है, तब से ही कई नेताओं ने वहां पर सक्रिय होना शुरू कर दिया था। चुनावी चर्चाएं भी जगह जगह पर होने लगी, लेकिन इस चुनाव के आगे खिंच जाने के बाद यह भी कहा जा सकता है कि दोनों ही पार्टियां यानी कि बीजेपी और कांग्रेस को वहां पर तैयारियों का एक्स्ट्रा समय मिल गया है। खास तौर पर बीजेपी के लिए इसे राहत के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह का माहौल प्रदेश में बना हुआ था उससे तो बीजेपी ही वहां पर खुद को असहज सा महसूस करती, यानी कि केदारनाथ में, क्योंकि अयोध्या और बद्रीनाथ के बाद अब केदारनाथ पर सभी की नजरें टिकी हुई थी। अब एक बात तो ये भी है कि ये भी लगभग संभव है कि केदारनाथ से पहले उत्तराखंड के निकाय चुनावों को आप देख सकते हैं, यानी कि आपको निकाय चुनाव केदारनाथ से पहले देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड के निकाय चुनाव संभवतः सितंबर या फिर अक्टूबर शुरू में खत्म हो जाएंगे। अब इन निकाय चुनाव में क्या होता है, इससे भी क्या केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव पर असर पड़ सकता है। खासतौर पर उत्तराखंड सरकार के लिए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 की 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी, क्लीन स्वीप कर दिया था। लेकिन आप भी जानते हैं कि वो लोकसभा का चुनाव था और वहां पर हर एक वोट मोदी के नाम पर पड़ता है। जैसे ही बात केंद्र से हटी और प्रदेश पर आई, यानी कि विधानसभा के उपचुनाव की आई, तो उत्तराखंड में बीजेपी बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को हार गई। अब मुख्यमंत्री की पहली परीक्षा नगर निकाय के चुनाव भी हैं। दरअसल उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव लंबे समय से सरकार टालते जा रही थी, लेकिन अब चुनाव करवाने ही होंगे। दूसरी बात यह भी है कि पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा 2 नए नगर निगम बन जाने के बाद अब उत्तराखंड में जो मेयरों की जंग होगी वो और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। पिछली बार जब उत्तराखंड में निकाय के चुनाव हुए थे तब मुख्यमंत्री
त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। उस समय बीजेपी की सरकार ही थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे। उस वक्त उत्तराखंड में 7 नगर निगम हुआ करते थे जहां पर मेयरों का चुनाव होता है और निकायों की ये सबसे बड़ी इकाई होती है। उस वक्त उत्तराखंड में बीजेपी ने 7 में से 5 नगर निगमों में जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस ने 2 नगर निगम जीते थे। हरिद्वार और कोटद्वार नगर निगम पर कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीत गए थे। जबकि बाकी के नगर निगमों की बात करें तो रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी, देहरादून और ऋषिकेश ये वो जगहें हैं जहां पर बीजेपी को जीत मिली थी। खासतौर पर नगर निगम देहरादून के चुनाव पर सभी की नजर रहती है। यहां उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबी माने जाने वाले सुनील उनियाल गामा को बीजेपी ने मेयर का टिकट दिया था। वो चुनाव लड़े थे और जीत भी गए थे, जीते भी बम्पर वोटों से थे। उस समय कांग्रेस से मेयर का चुनाव यहां देहरादून नगर निगम में दिनेश अग्रवाल लड़े थे। वो 35,000 से भी ज्यादा वोटों से हार गए थे। अब दिलचस्प बात यह है कि दिनेश अग्रवाल भी बीजेपी में है, तो क्योंकि निकाय चुनाव होंगे इसीलिए ये चर्चाएं भी अब शुरू हो जाएंगी कि यहां टिकट किस किस को दिया जा सकता है या दिया जाएगा। क्या बीजेपी फिर से एक बार सुनील उनियाल गामा को देहरादून नगर निगम में मेयर के तौर पर रिपीट करेगी या फिर किसी और को मौका दिया जाएगा? और कांग्रेस के लिए बड़ी विडंबना यह है कि कांग्रेस यहां पर अब किसको ढूंढ करके लाएगी। देहरादून नगर निगम पर लंबे समय से बीजेपी जीतती हुई आई है। ये कांग्रेस के लिए चुनौती रहेगी कि वो इस चुनाव को कैसे लड़ेगी। और बीजेपी को तो हर हाल में जीत चाहिए ही चाहिए। मतलब साफ है कि केदारनाथ से पहले अब बातें नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद और वार्डों पर रहेंगी और यहीं पर बीजेपी कांग्रेस के बीच में एक लड़ाई देखने को मिलेगी। अब देहरादून का जिक्र आ ही गया है तो एक खबर कल देहरादून से सामने आई जो कि काफी चौंकाने वाली खबर भी है। और महिला सुरक्षा बहुत सेंसिटिव मुद्दा क्योंकि है उसके लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। आजकल हर जगह ये महिला सुरक्षा का मुद्दा चर्चाओं में भी है, लेकिन देहरादून के एक रेस्टोरेंट में, और ये रेस्टोरेंट कोई आम नहीं बल्कि एक नामी गिरामी रेस्टोरेंट था, यहाँ के लेडीज वॉशरूम में एक कैमरा पाया गया। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो महिलाओं ने रेस्टोरेंट में जमकर हंगामा भी किया, विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद पुलिस को भी वहां पर बुलाया गया। यहां तक कि महिला आयोग की अध्यक्ष भी इस रेस्टोरेंट में पहुंच गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट में जब इस तरह की घटना होती है तो वो बहुत सेंसिटिव, बहुत संवेदनशील विषय हो जाता है। पूछताछ में पता चला है कि टॉयलेट में साफ सफाई करने वाले कर्मचारी ने यह सब कुछ काम किया है। जब सख्ती से उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने वॉशरूम की फॉल सीलिंग पर एक छेद कर दिया था और वो बीच बीच में अपने मोबाइल फोन का कैमरा वहां पर चालू करके छोड़ देता था। अब महिलाओं की सुरक्षा पर हर दिन बात होती है, लेकिन इस तरह का मामला बहुत सेंसिटिव भी बन जाता है। इसीलिए जो भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं या फिर जो पुरुष भी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी अपनी बहन बेटियों को सावधान जरूर करें कि जब भी आप बाहर जाएं, किसी रेस्टोरेंट में, किसी मॉल में, किसी वॉशरूम को या फिर किसी चेंजिंग रूम को आप यूज करते हैं तो उससे पहले सावधानी से उसे चेक जरूर कर लें। बहरहाल आपका क्या कुछ कहना है इन सब बातों को लेकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।